हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा। टाइटल आज का है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि स्क्रीन के पीछे का छुपा हुआ राज क्या है, कैसे हमारा कंप्यूटर काम करता है, कैसे हमारा मोबाइल फ़ोन काम करता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो वॉइस वगैरह क्लियर है, प्रॉपर एक तरीके से बता दीजिएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं भाई, तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट क्लास को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने से पहले आप लोग मुझे बता दो कि आप लोग को सॉफ्टवेयर के बारे में क्लियर है सारी चीज़ें, है ना। लास्ट क्लास में आप लोगों को सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया गया था भाई, सब जानते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। मैंने फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर क्या है, पढ़ा था कि नहीं। सॉफ्टवेयर है ना, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, इन्हीं को सॉफ्टवेयर बोला जाता है। क्लियर है कि भाई आपके कंप्यूटर के अंदर दो चीज़ें होती है, एक सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, एक आपका हार्डवेयर का पार्ट होता है। तो हार्डवेयर के बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 1 में, और वहाँ पे थोड़ा सा आपको सॉफ्टवेयर के बारे में भी पढ़ने को मिला था। तो ये सॉफ्टवेयर के ही आपका एक टाइप होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं सिस्टम में बैकग्राउंड में वर्क कर रहे होते हैं, सिस्टम के बैकग्राउंड में वर्क करते हैं। तो ये हमें दिखाई तो पड़ते नहीं हैं, है ना। जब दिखाई नहीं पड़ते, जो चीज़ें हमें दिख रही होती हैं उसके पीछे क्या क्या काम करता है, तो वही आज हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो क्या होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये जान लेते हैं। तो इसकी डिफिनेशन है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ये आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये यूज़र और कंप्यूटर के बीच में ऐसा इंटरफेस काम करता है ना। इंटरफेस मतलब एक ऐसा स्पेस जहाँ पे एक यूज़र और एक हार्डवेयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो इन हिंदी भी आप देख सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस मतलब माध्यम के रूप में कार्य करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी सुनते होंगे भाई, विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, मैक ओएस सुना होगा आपने, एंड्रॉयड ओएस सुना होगा आपने। ये तरह तरह के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स में आप देख लीजिए विंडोज़। अब विंडोज़ के ओएस क्या होते हैं भाई, विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके कंप्यूटर में चलता है ना, आपके पीसीज़ में चलते हैं, और इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया जाता है। ठीक, तो आइए जान लेते हैं। विंडोज़ इज़ एन वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है। इट प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं GUI। अब ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है भाई, इन शॉर्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जहाँ पे आपको हर एक चीज़ ग्राफिक्स के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, है ना, आप इंटरेक्ट करते हैं ऐसे इंटरफेस के साथ। बाकी आने वाले टॉपिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा कि GUI क्या होता है, CLI क्या होता है, CUI क्या होता है। तो बस आप लोग पेशेंस रखिए भाई। एंड सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। और ये वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस मतलब कि तरह तरह के एप्लीकेशंस को भी सपोर्ट करता है। मोस्टली यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर्स। सामान्यतः बहुत ज़्यादा ये आपका पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है। इसके एग्जांपल होते हैं भाई, विंडोज़ की भी तरह तरह के आपके वर्जन है, जैसे विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ 11, है ना। हो सकता है जिनका पुराना पीसी होगा उनके में विंडोज़ 7 होगा, और जिनका नया लेटेस्ट पीसी होगा या तो विंडो 10 होगा या फिर विंडो 11 होगा। क्लियर है। तो यह था भाई विंडोज़ के बारे में इन शॉर्ट। फिर इसी तरीके से आपका लिनक्स भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब लिनक्स क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। लिनक्स इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन यूनिक्स। लिनक्स आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूनिक्स पे बेस्ड है। इसको बनाने के पीछे यूनिक्स से इंस्पिरेशन लिया गया था भाई। ठीक है, आप जिनको भी अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्लास के बाद कि लिनक्स को बनाने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, वो कौन से कंप्यूटर इंजीनियर थे जिन्होंने लिनक्स सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इट इज़ नोन फॉर इट्स सिक्योरिटी। ये अपने सिक्योरिटी के लिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए, और वाइडली यूज्ड इन अ सर्वर में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है भाई, प्रोग्रामिंग के लिए, और हैकिंग इन्वॉल्वमेंट्स के लिए भी आपका लिनक्स का यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS हैं, इन सब का अपना अपना यूज़ है भाई। ठीक है,
अब इसकी एग्जांपल की अगर हम बात कर लेते हैं तो उबंटू, फेडोरा, डेबियन, ओरेकल, सेंटोस, ये तरह तरह के आपके लिनक्स के एग्जांपल होते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं मैक ओएस, है ना। तो मैक ओएस की अगर बात करते हैं, मैक ओएस एप्पल कंपनी द्वारा बनाया जाता है। उसके मैक कंप्यूटरों के लिए विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंपल से बोला जाए तो ये एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्पल के पीसीज में ही यूज़ होता है। समझ गए, कोई दिक्कत? इट इज़ नोन फॉर इट्स स्मूथ इंटरफेस, ये अपने स्मूथ इंटरफेस के लिए जाना जाता है, हाई सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है और इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा होता है। तो इन चीज़ों के लिए भाई आपका ये मैक ओएस जाना जाता है। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात कर लेते हैं तो एग्जांपल है आपका मैक ओएस वेंचुरा और मैक ओएस मॉन्टेरी, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। यस सर, आ गया समझ में, चलो ठीक है भैया। अगला पॉइंट आपका है भाई इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो ये हमने इन शॉर्ट पढ़ लिया इतना चीज़ें। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम ही है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब चैप्टर का नाम ही है भैया ओएस के बारे में जानना, तो इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से तो हमें पढ़ना ही चाहिए, है ना। तो आइए जानते हैं और भी ज़्यादा पॉइंट्स की। तो पहला पॉइंट है भाई कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस। ये तो हमने पहले भी डिफिनीशन में पढ़ लिया था कि ये एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है और साथ के साथ ये कंप्यूटर के हार्डवेयर्स को भी कंट्रोल करके रखता है, मैनेज करके रखता है। इन हिंदी बोला जाए तो भाई कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रदान करता है। एक ऐसा इंटरफेस प्रदान करता है जिससे यूज़र कनेक्ट हो पाए, भाई यूज़ कर पाए सिस्टम्स को। दूसरा पॉइंट है फैसिलिटेट्स इंट्रैक्शन बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में एक संपर्क को आसान बनाता है या फिर एक तरीके से कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है द फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड इनटू कंप्यूटर्स मेमोरी एट स्टार्टअप। कंप्यूटर मेमोरी में जो स्टार्टअप के समय पे पहला प्रोग्राम जो लोड होता है वो कोई और नहीं बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं। जिस समय पे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, जो आपके सामने जब सिस्टम ऑन हो रहा होता है तो वहाँ पे भाई एक बार वापस से कंप्यूटर की मेमोरी में सारे के सारे प्रोग्राम लोड हो रहे होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। अगला पॉइंट है एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर। ये यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक मध्यस्थता का काम करता है, जैसे मीडिएटर होता है ना, वैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। मैनेजिंग डेटा फ्लो, और साथ के साथ ये डेटा के फ्लो को भी मैनेज करता है। अगला पॉइंट है आपका पांचवा पॉइंट रिसीव्स यूज़र इंस्ट्रक्शंस। यूज़र्स इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है। डायरेक्ट्स देम टू द सीपीयू, ये सीपीयू को उसको फिर डायरेक्ट करता है, मतलब सीपीयू तक पहुंचाता है जिससे सीपीयू ये डिसाइड कर पाए भैया यहाँ पे टास्क क्या करने हैं। एंड मैनेज हार्डवेयर, और हार्डवेयर को मैनेज भी करता है, ठीक है। तो यूज़र के निर्देश प्राप्त करता है, उन्हें सीपीयू तक भेजता है और हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। यही होता है भाई आपका ओएस का काम। 6 पॉइंट में आपको इसके एग्जांपल बताए गए हैं कि भैया कितने तरह के आपके ओएस हो सकते हैं। तो MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, फुल फॉर्म होता है MS DOS का, कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपका। लिनक्स आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और आपका यूनिक्स एक आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जिसको आप बोलते हैं क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। विंडोज़ के कई सारे वर्जन होते हैं, XP हो गया, विस्टा हो गया, 7, 8, 10, 11, हाँ। अब फ्लो में आप लोग 12 मत बोल दीजिएगा क्योंकि विंडोज़ 12 अभी तक ऑफिशियली लॉन्च हुआ नहीं है, ओके। और लास्ट पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इट इज़ द सोल ऑफ द कंप्यूटर। इसको कंप्यूटर सिस्टम का सोल कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। अब आप समझ सकते हैं जिसके इतने सारे फंक्शन हो, इतने सारे टास्क हों भैया, इतना इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इसको कंप्यूटर का आत्मा बोला जाता है, कंप्यूटर की आत्मा। रिलेट कर सकते हैं आप कुछ इस तरीके से, जैसे अगर हमारे शरीर से हमारी आत्मा हमारी शरीर छोड़ के चली जाए तो हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे। वैसे ही अगर हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर से या फिर हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर से, डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, उसके अंदर से अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को हटा दिया जाए तो वो सिस्टम किसी काम का नहीं रह जाएगा, वह डिवाइस किसी काम का नहीं रह जाएगा, खाली टीन का डब्बा रह जाएगा, ठीक है। कि भाई वो उसमें आपको एक इंटरफेस मिलेगा ही नहीं, वो लोड होगा ही नहीं। तो ये था इंट्रोडक्शन इस ओएस के बारे में। अच्छा, इतना क्लियर है सभी को भाई?
आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या हैं, क्या क्या ये कार्य करता है। तो सबसे पहला है आपका रिसोर्स मैनेजमेंट। ये रिसोर्सेज को मैनेज करता है, संसाधन प्रबंधन जिसको बोला जाता है। तो इसमें जान लेते हैं इसमें क्या करता है भाई। कंट्रोल्स एंड एलोकेट कंप्यूटर हार्डवेयर लाइक CPU, मेमोरी एफिशिएंटली एमंग प्रोग्राम। कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे CPU हो गया, मेमोरी हो गया, प्रोग्राम्स के बीच कुशलता से नियंत्रित और आवंटित करता है। जैसे कोई भी प्रोग्राम रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उस समय पे CPU की कितनी ज़रूरत पड़ेगी भाई, कितना देर के लिए कौन सा प्रोसेस होना चाहिए, मेमोरी का कितना यूज़ होना चाहिए, इन सब चीज़ों को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। फिर अगला पॉइंट आपका है प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस प्रबंधन। इसमें क्या होता है भाई, प्रोसेस मतलब कोई भी टास्क जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको मैनेज करना। तो हैंडल टास्क रनिंग ऑन सिस्टम, जो सिस्टम में टास्क आपके रन हो रहे होते हैं उसको हैंडल करना। शेड्यूल्स देयर एग्जीक्यूशन, उनके एग्जीक्यूशन को शेड्यूल करना। मैनेज देयर रिसोर्सेज, उनके रिसोर्सेज को मैनेज करना कि कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ होंगे इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो बाकी आप देख सकते हैं भैया यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। सिस्टम पर चलने वाले कार्यों को नियंत्रित करता है, उनके निष्पादन का समय निर्धारित करता है और संसाधनों को प्रबंधन करता है। तो ये था भाई आपका प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो अगला पॉइंट रहेगा भाई, 1 मिनट कुछ ज़्यादा ही आगे स्क्रॉल हो गया, वापस आते हैं हम अपने पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपका है मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी प्रबंधन। तो मेमोरी को कैसे मैनेज करता है भाई, मैनेज सिस्टम्स मेमोरी। ये सिस्टम्स क्या मेमोरी को मैनेज करता है, एलोकेट्स स्पेस टू प्रोग्राम्स को एक स्पेस एलोकेट करता है, एंड हैंडल्स मेमोरी यूजेस, और मेमोरी के यूजेस को भी हैंडल करके चलता है ये। तो ये सारे काम आपके देखो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं, इसी वजह से ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला पॉइंट आपका है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। तो फाइल सिस्टम को भी मैनेज करके रखता है भाई। ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल फाइल ऑन स्टोरेज डिवाइसेस, अलाउिंग क्रिएशंस, डिलीशन एंड एक्सेस। फाइल्स को इस तरह से ये एलोकेट करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है, मैनेज करके रखता है, जिस वजह से आप जब चाहे अपने फ़ाइल को एक्सेस कर सकते हैं। अगर क्रिएट करना है क्रिएट कर सकते हो, और डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं। ठीक है ना। स्टोरेज डिवाइस पर फाइलों को व्यवस्थित करता है और उनके निर्माण, हटाने तथा एक्सेस की अनुमति देता है। मैम धीमे। अगला पॉइंट है आपका इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट भी। तो ये इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट को भी देखता है। मैनेजेस कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड इट्स डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, प्रिंटर। तो ये क्या करता है, आपके कीबोर्ड और प्रिंटर्स के बीच में प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इस चीज़ को भी मैनेज करके चलता है। ठीक है, अगर उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा तो आपका ये काम कैसे करेंगे। अगला पॉइंट है यूज़र इंटरफेस। ये आप यूज़र्स को एक यूज़र इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है, मतलब कि एक ऐसा स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे एक यूज़र अपने कंप्यूटर से जा कर के इंटरेक्ट कर सकता है। तो प्रोवाइड्स इंटरफेस फॉर यूज़र टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम लाइक GUI। तो यहाँ पे आपके देखो ये 2 तरह के इंटरफेस होते हैं मेनली, एक आपका होता है GUI, एक होता है आपका CUI। आगे चल के आप पढ़ने वाले हो, एक होता है आपका GUI, एक होता है CUI या फिर CLI भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। और इसी को दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए, दूसरे वर्ड्स में, तो कमांड लाइन इंटरफेस भी बोलते हैं, जिसको हम CLI बोलते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा ये CLI और GUI में क्या क्या अंतर हैं। बस आप अभी इतना जान लीजिए कि मेनली 2 तरह के इंटरफेस होते हैं हमारे पास। फिर अगला पॉइंट है आपका भाई सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सुरक्षा और एक्सेस नियंत्रण भी करता है भाई। प्रोटेक्ट्स द सिस्टम एंड डेटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस थ्रू ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्शन। ये ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन के थ्रू अनऑथराइजेशन से हमारे सिस्टम को और हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करके रखता है भाई, बचा के रखता है। अगला पॉइंट है एरर हैंडलिंग एंड रिकवरी। त्रुटि प्रबंधन और पुनः प्राप्ति वाला कार्य को भी ये मैनेज करता है भाई। अगर हमारा डेटा लॉस हो रहा है तो उसे हम रिकवर कर पाएँ, है ना।
देखिए, डिटेक्ट्स एंड हैंडल्स एरर टू एंश्योर सिस्टम स्टेबिलिटी एंड मिनिमाइज डेटा लॉस। ये सारे काम भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। अगला पॉइंट है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ओवर अ नेटवर्क। नेटवर्क पे जब कंप्यूटर्स, कई सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं आपस में, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन हो पाए, इस चीज़ को भी आपका ये ओएस मैनेज करता है। मैनेजिंग कनेक्शंस एंड प्रोटोकॉल्स, कनेक्शंस और प्रोटोकॉल्स को भी मैनेज करके रखता है। नेटवर्क के माध्यम से कंप्यूटरों के बीच संचार को संभव बनाता है, कनेक्शनों और प्रोटोकॉल का प्रबंधन करता है। ये है आपका नेटवर्किंग वाला पॉइंट। अगला पॉइंट है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। ये हमारे कंप्यूटर के अलग अलग डिवाइसेस को भी मैनेज करके रखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कई बार आप देखते होंगे कीबोर्ड अगर प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड नहीं होता है तो बूटिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो डिटेक्ट कर रहा है तो ये कौन करता है, आपका ओएस ही कर रहा होता है ना। तो हार्डवेयर डिवाइसों का प्रबंधन करता है, जैसे उनकी पहचान, कॉन्फ़िगरेशन और ड्राइवर इंस्टॉलेशन को लेकर के, कि प्रॉपर तरीके से उस पर्टिकुलर डिवाइस का ड्राइवर इंस्टॉल्ड है या नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड है या नहीं है, इन सब चीज़ों को भी मैनेज करके चलता है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ भाई इतना सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो जितने लोग देख रहे हैं एक बार यस सर बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, कितने प्रकार के आपके ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो सबसे पहला आपका है सिंगल यूज़र सिंगल टास्क। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक सिंगल यूज़र को ही सपोर्ट कर सकता है एट अ टाइम। ठीक है। तो एक समय में एक यूज़र और एक ही प्रोग्राम को चलाने का समर्थन करता है, जैसे कि प्रारंभिक टाइम के जो आपके स्टार्टिंग डेज के MS DOS का ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। जय सिंह यस सर क्लियर है, ओके ओके ओके। फिर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीपल यूज़र्स को सपोर्ट कर सकता है एक ही समय पे, है ना। अलाउ मल्टीपल यूज़र टू एक्सेस द सिस्टम साइमल्टेनियसली, ये होता है आपका मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ही समय में कई यूज़र्स को सिस्टम तक पहुंचाने की अनुमति देता है। फिर आपका मल्टीपल टास्क या फिर मल्टीटास्किंग बोलते हैं इसी को, सपोर्ट्स रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम एट द सेम टाइम। एक ही समय पे आप कई सारे टास्कों को कर सकते हैं, कई सारी चीज़ों को कर सकते हैं, इसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग। दिस इज मल्टीटास्किंग प्रॉपर्टीज़। मल्टी प्रोग्रामिंग भी, तो एक ही प्रोसेसर पे कई सारे प्रोग्राम को तेज़ी से स्विच करके चलाने की सुविधा देता है, जिससे CPU का उपयोग बेहतर होता है। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है भाई। फिर आपका मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होते हैं, एक साथ कई कार्यों को निष्पादित करने के लिए एक से अधिक प्रोसेसर का उपयोग करता है, जिससे प्रदर्शन में वृद्धि होती है। तो इस सिंपल सा मतलब ये है कि आपके मल्टीपल प्रोसेसर्स को ये मल्टीपल प्रोसेसर का यूज़ करता है टास्क को एग्जीक्यूट करवाने के लिए एक ही समय पे। अगर एक ही समय पे आपको कई सारे टास्क को प्रोसेस करना है, एग्जीक्यूट करवाना है, तो ये मल्टीपल प्रोसेसर्स का यूज़ करता है, जिसकी वजह से आपका टास्क तेज़ी से और एक अच्छे तरीके से हो पाए। फिर बात कर लेते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है RTOS। तो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो रियल टाइम में किसी भी इवेंट का रिस्पॉन्स करे, उसे बोलते हैं RTOS या फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिज़ाइंड फॉर सिस्टम विद स्ट्रिक्ट टाइमिंग रिक्वायरमेंट, है ना, यूज्ड इन एम्बेडेड एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम। ये एम्बेडेड और इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में यूज़ किया जाता है। एम्बेडेड सिस्टम मतलब कि एक ऐसा टाइप ऑफ सिस्टम जो कि बनाया जाता है किसी पार्टिकुलर टास्क को करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात किया जाए तो जैसे ATM मशीन हो गया, है ना, वहाँ पे अगर आप जाते हो पैसा विड्रॉ करने के लिए या भी कुछ भी करने के लिए, तो जो भी वहाँ पे आप डेटा उसे देते हैं वो तुरंत के तुरंत प्रोसेस करके आपको एक रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। तो रियल टाइम में ही रिस्पॉन्स देना हो गया। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे गए, ATM कार्ड अपना इंटर किया, अमाउंट डाला, पिन भी डाल दिया, लेकिन पैसा आपको तुरंत नहीं मिल रहा है, 1 घंटे बाद मिल रहा है। ऐसा तो होता नहीं है, तुरंत तुरंत सारी चीज़ें प्रोसेस हो पाती हैं। ठीक है। या फिर आपने एक डिवाइस का नाम सुना होगा, पेस मेकर डिवाइस, जो कि हार्ट एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई, यहाँ पे रियल टाइम में डेटा प्रोवाइड किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग OS आपका एक ऐसा टाइप ऑफ OS होता है जहाँ पे सिमिलर टास्क को जब रन करवाया जाता है तो उनको एक ग्रुप में रन करवाया जाता है। ठीक है।
तो प्रोसेस अ सीरीज ऑफ टास्क इन अ बैचेस विदाउट यूज़र इंटरेक्शन यूजफुल फॉर रिपीटेड जॉब्स। उपयोगकर्ता के हस्तक्षेप के बिना बैच में कार्यों को प्रोसेस करता है, जैसे पे रोल प्रोसेसिंग। तो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया भाई कि यहाँ पे क्या होता है, कोई भी टास्क जो है उसको ग्रुप बना करके एग्जीक्यूट करवाया जाता है। बैच बनाना मतलब ग्रुप बनाना, ठीक है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक ऐसा टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग अमंग मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। नेटवर्क्स पे कई सारे कंप्यूटर्स के बीच में रिसोर्स शेयरिंग का काम हो गया या फिर कम्युनिकेशन का काम हो गया, इस चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसका एग्जांपल होता है आपका नोवेल नेटवेयर। अगला पॉइंट है आ गया फिर अगला टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। मैनेज रिसोर्सेज अक्रॉस मल्टीपल कनेक्टेड सिस्टम्स टू वर्क एज वन। सिंपल से वर्ड में ये बोला जाए तो ये आपका ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कई सारे नेटवर्क्स पे काम करता है, बट इसको एज अ सिंगल सिस्टम ये रिस्पॉन्स करता है, वर्क करता है, अगर एक शब्द में बोला जाए तो, ठीक है। हिंदी में देख सकते हैं आप, कई जुड़े हुए कंप्यूटरों के संसाधनों को एक ही सिस्टम की तरह नियंत्रित करता है, जैसे गूगल क्रोम का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसका एग्जांपल है, ठीक। अगला टाइप्स ऑफ का है भाई टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। समय का विभाजन कर कई यूज़र्स को सिस्टम के संसाधनों को साझा करने की अनुमति देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और यूज़ करने वाले कई सारे लोग हैं, तो वहाँ पे क्या करेगा, टाइम डिवाइड कर दिया जाता है भाई कि इस टाइम पे ये यूज़र इसको यूज़ करेगा, इस टाइम पे ये यूज़र यूज़ करेगा, तो इसी को बोलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उम्मीद करता हूँ भाई यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अच्छा, एक लास्ट टॉपिक और कवर कर लेते हैं भाई। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए यूज़ होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एग्जांपल में आपका है विंडोज़, लिनक्स या फिर मैक ओएस, है ना। ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि डेस्कटॉप या लैपटॉप में यूज़ होते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा भाई। अब हम देख लेते हैं डॉस और विंडोज़ में क्या चीज़ें कॉमन हैं या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले आपका फ़ीचर्स है। फ़ीचर्स में हम जानेंगे कि किसमें क्या विशेषताएं हैं भाई, और इसके बाद हम पहले देखेंगे डॉस और फिर देखेंगे विंडोज़ के बारे में। तो पहला पॉइंट है आपका इंटरफेस। डॉस में इंटरफेस कैसा होता है, टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है। एक ऐसा इंटरफेस जहाँ पे हमें टेक्स्ट के फॉर्म में कमांड दे करके काम करना पड़ता है सिस्टम पे, वो आपका डॉस होता है। विंडोज़ की अगर बात कर लिया जाए तो यहीं पे आपका GUI इंटरफेस होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ का एक आइकन मिल जाता है, ग्राफिक्स के फॉर्म में चीज़ें आपको नज़र आती हैं, यूज़र आसानी से यहाँ पे इंटरेक्ट कर पाता है सिस्टम के साथ, ठीक है। ईज़ी ऑफ यूज़ की अगर बात कर लेते हैं भाई, तो उपयोग में आसानी की बात कर लेते हैं तो कौन सबसे ज़्यादा आसान होता है। देखो डॉस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे रिक्वायर्स मेमोराइजिंग कमांड्स, यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है कमांड को याद करने की, जितना ज़्यादा कमांड आपको पता होगा उतने अच्छे से आप काम कर पाएंगे। लेकिन वहीं पे विंडोज़ की अगर हम बात करते हैं तो विजुअल नेविगेशन के साथ यूज़र फ्रेंडली होता है ये। यहाँ पे चीज़ें आपको दिखाई पड़ती है तो आप वहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं आसानी से, जो काम भी करना हो आप कर सकते हो, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है मल्टीटास्किंग। कौन मल्टीटास्किंग होता है, कौन नहीं होता है। तो जो आपका डॉस होता है भाई, जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम रन वन प्रोग्राम एट अ टाइम, एक समय में एक ही प्रोग्राम को ये रन करवा सकता है। लेकिन जो आपका विंडोज़ होता है वो रन्स मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, ये एक ही समय पे कई सारे प्रोग्राम्स को रन करवाने की कैपेसिटी रखता है अपने पास, ठीक है। फिर मल्टी यूज़र सपोर्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, किसमें मल्टी यूज़र सपोर्ट होता है, तो भाई जब डॉस की बात करते हैं वो सिंगल यूज़र सपोर्ट करता है, मतलब एक यूज़र ही एक समय पे काम कर पाता है। और जो आपका विंडोज़ होता है वो मल्टीपल यूज़र्स को सपोर्ट कर सकता है, एक ही समय पे कई सारे यूज़र्स को सपोर्ट करता है।
अगर फाइल प्रबंधन की बात करते हैं, फाइल मैनेजमेंट की बात करते हैं भाई, तो जो फाइल मैनेजमेंट के टूल्स होते हैं वो डॉस में लिमिटेड होते हैं, बट आपके विंडोज़ में जो भाई एडवांस टूल भी अवेलेबल होते हैं। डिवाइस कॉम्पैटिबिलिटी की अगर हम बात कर लेते हैं भाई, तो यहाँ पे अगर हम डॉस की बात करें तो यहाँ पे लिमिटेड पेरिफेरल सपोर्ट होता है, सीमित डिवाइस सपोर्ट होता है, और जो आपका विंडोज़ होता है वहाँ पे ब्रॉड हार्डवेयर सपोर्ट होता है। यहाँ पे अधिकतर हार्डवेयर के साथ सपोर्ट्स आपको मिल जाता है। ठीक है, नेटवर्किंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेटवर्किंग बहुत कम या नहीं होती है, किसमें, डॉस में। डॉस में ना के बराबर नेटवर्किंग का सपोर्ट होता है, या फिर आप बोल सकते हैं पहले से कोई यहाँ पे नेटवर्किंग का सपोर्ट नहीं होता है। अगर विंडोज़ की हम बात करते हैं, यहाँ पे फुल इंटरनेट और नेटवर्किंग सपोर्ट अवेलेबल होता है अभी। ग्राफिक्स की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो डॉस है वहाँ पे टेक्स्ट ओनली डिस्प्ले में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म में आप काम कर सकते हैं, टेक्स्ट ही दिखाई पड़ेगा आपको। लेकिन विंडोज़ की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको भर भर के ग्राफिक्स मिल जाएंगे, मतलब पिक्चर्स मिल जाएंगे, आइकन्स मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें विजुअल वाली चीज़ें ज़्यादातर मिल जाती हैं विंडोज़ में। ठीक है, हिंदी में इसी को लिखा गया है, उन्नत ग्राफिकल फीचर्स ये अपने साथ रखता है। फिर साथ के साथ हम सिक्योरिटी की अगर बात कर लेते हैं, किसमें सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है, तो बेसिक और नो पासवर्ड प्रोटेक्शन कहाँ पे, डॉस के अंदर। डॉस के अंदर बेसिक सिक्योरिटी ही मिल पाता है, आपको कोई पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है। लेकिन वहीं पर अगर विंडोज़ की हम बात करते हैं, यहाँ पे फायरवॉल और इंक्रिप्शन जैसी सुरक्षा आपको मिल जाती हैं। ठीक है, फायरवॉल आपका एक तरीके से ये भी एंटीवायरस की तरह ही वर्क करता है, ये पहले से आपके सिस्टम में होते हैं, बस इसको टर्न ऑन करना होता है हमें। क्लियर है। एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं भाई, तो जो आपका डॉस होता है वो सपोर्ट ओनली अ बेसिक डॉस प्रोग्राम, ये कुछ बेसिक डॉस प्रोग्राम्स को ही सपोर्ट कर पाता है। लेकिन जो आपका विंडोज़ होता है वो वाइड रेंज ऑफ ऐप्स को अपने साथ सपोर्ट कर पाता है, मतलब तरह तरह के आप ऐप्स जो हैं इस पर चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यूजेस की अगर बात किया जाए, उपयोग की बात किया जाए, तो डॉस की बात कर लेते हैं भाई, तो यूज इन ओल्डर सिस्टम, या आपके ओल्डर सिस्टम में मतलब पुराने सिस्टम्स में यूज़ किया जाता था ज़्यादातर। और विंडोज़ की बात करें तो आज के टाइम में यूज़ होने वाले कंप्यूटर्स में आपका लगभग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, अपडेट्स की अगर बात कर लेते हैं भाई, तो जो डॉस है वहाँ पे कोई रेगुलर अपडेट्स नहीं आते हैं। और विंडोज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे एक टाइम के बाद आपका एक नया अपडेट आ जाता है। अपडेट होने से क्या होता है, कुछ फीचर्स आपको नए नए मिल जाते हैं, या फिर कुछ पुराने वर्जन में कुछ कमियाँ रही होंगी तो वो रिमूव कर दी जाती हैं। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके डॉस और विंडोज़ से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ भाई सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये लिनक्स के बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे भाई, लिनक्स क्या होता है और इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसके फ़ायदे नुकसान क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को कल पढ़ेंगे। और साथ के साथ ही इसकी स्ट्रक्चर भी जानेंगे। चलिए एक पॉइंट मैं आपको कवर करवा देता हूँ यहाँ पे। अभी हमने देखा लैपटॉप और डेस्कटॉप में यूज़ होने वाले आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, तो आइए अब जान लेते हैं मोबाइल फ़ोन में यूज़ होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल या फिर यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन, तो इसका एग्जांपल आपका एंड्रॉयड ओएस हो गया या फिर iOS हो गया, ये आपने ज़्यादातर देखा होगा यूज़ होता है भी, है ना। तो आइए देखते हैं एंड्रॉयड क्या है। एंड्रॉयड इज़ एन ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल, mainly used in smartphones and tablets. It supports millions of mobile apps. सिंपल है, एंड्रॉयड के आपका एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको गूगल के द्वारा बनाया गया है। ज़्यादातर ये स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स में यूज़ किया जाता है। ये मिलियंस ऑफ मोबाइल ऐप को सपोर्ट करता है अपने साथ। इसका एग्जांपल आपका एंड्रॉयड 12 हो गया, एंड्रॉयड 13 हो गया, एंड्रॉयड 11 हो गया, ये तरह तरह के एग्जांपल्स हैं एंड्रॉयड के। फिर हम बात कर लेते हैं आपका iOS। iOS इज़ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल, जो कि एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है भाई, बनाया गया है। इट इज़ यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन एप्पल डिवाइसेस लाइक आपका आईफोन हो गया या फिर आपका आईपैड हो गया, नोन फॉर इट्स सिक्योरिटी एंड स्मूथ परफॉर्मेंस। ये अपने एक कड़ी सुरक्षा और एक स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल की अगर बात किया जाए तो iOS 15, iOS 16, ये कई सारे एग्जांपल्स हैं iOS के। तो यहाँ पे आपका एंड्रॉयड वर्सेस iOS हमने देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, यूज़र इंटरफेस की बात कर लेते हैं। अभी आपको मैंने बताया ना कि मेनली दो तरह के यूज़र इंटरफेस होते हैं, तो अब आइए देख लेते हैं भाई क्या क्या फ़र्क हैं दोनों में।
तो डिफिनेशन यूज़र इंटरफेस की बात करें तो यह वह इंटरफेस है जिससे यूज़र कंप्यूटर से संवाद करता है, मतलब इंटरेक्ट करता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ ओएस दैट यूज़र इंटरेक्ट विथ स्क्रीन, आइकन, विंडोज़, है ना, ये कई सारी चीज़ें हैं। टाइप की बात करें तो पहला टाइप आपका GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस विंडोज़, CLI कमांड लाइन इंटरफेस डॉस और लिनक्स। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन GUI एंड CLI और GUI के बीच में क्या अंतर है, क्या। तो सबसे पहले पहला पॉइंट आपका है भाई फुल फॉर्म की अगर हम बात कर लेते हैं, फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, GUI का होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, CLI का होता है कमांड लाइन इंटरफेस, या फिर CUI अगर कहीं लिखा है तो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका इंटरफेस टाइप, कैसा इंटरफेस होता है किसमें। तो अगर हम बात कर लेते हैं GUI का, तो यूजेस ग्राफिकल एलिमेंट्स लाइक विंडोज़, आइकन्स, है ना, इन सब का यूज़ किया जाता है। और अगर हम CLI की बात करें तो यूजेस टेक्स्ट बेस्ड कमांड, ये टेक्स्ट बेस्ड कमांड यूज़ करता है। इंट्रैक्शन की अगर बात किया जाए तो भाई जो GUI होता है ऑपरेट्स यूजिंग माउस एंड कीबोर्ड, इसको ऑपरेट करने के लिए माउस और कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम CLI की बात करें तो ऑपरेटेड बाय टाइपिंग कमांड्स ऑन कीबोर्ड पे कमांड्स को टाइप करके हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। कौन सबसे ज़्यादा आसान है यूज़ करने में, अगर इसकी बात किया जाए तो भाई जो आपका GUI होता है वो सबसे ज़्यादा आसान माना जाता है। वेरी इजी, बिगिनर फ्रेंडली, भाई जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए भी आसान होता है। लेकिन जो आपका CLI होता है वो डिफ़िकल्ट फॉर बिगिनर्स, जो स्टार्टिंग में यूज़ करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिनाइयाँ पैदा करता है, क्योंकि आपको वहाँ पे कमांड्स याद करने पड़ते हैं, कमांड्स टाइप करने पड़ते हैं। स्पीड की अगर बात कर लिया जाए भी तो आपका जो GUI होता है स्लोअर फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क, थोड़े से अगर कठिन वाले कार्य होते हैं तो उनके लिए स्लोअर होता है। वहीं पे अगर हम CLI की बात कर लेते हैं तो फास्टर फॉर एक्सपीरियंस्ड यूज़र, ये बहुत ज़्यादा तेज़ होता है एक्सपीरियंस यूज़र के लिए। एग्ज़ाम्पल आपको ऑलरेडी हमने बता रखा है अभी, है ना, ऑलरेडी बता रखे हैं, फिर भी आप देख लीजिए। विंडोज़ का एग्जांपल हो गया, एंड्रॉयड हो गया, मैक OS हो गया, या फिर आपका उबंटू डेस्कटॉप के लिए हो गया उबंटू डेस्कटॉप। ये आपके GUI इंटरफेस पे काम करने वाले एग्जांपल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर हम बात कर लेते हैं CLI के भाई तो डॉस हो गया, जो कि आपका एक CLI बेस्ड सॉफ्टवेयर है। लिनक्स टर्मिनल हो गया, यूनिक्स हो गया, ये आपके CLI इंटरफेस पे काम करते हैं। मल्टीटास्किंग की अगर बात कर लेते हैं, एक समय में कई सारे कार्य, कौन सा इंटरफेस पे ज़्यादा आसानी से हो पाता है, तो ये GUI पे क्या होता है, मल्टीपल विंडोज़ मेक मल्टीटास्किंग ईजियर। यहाँ पे आपको कई सारे विंडोज़ को आप स्विच कर सकते हैं एक ही टाइम पे, और वहाँ पे आप मल्टीटास्किंग आसानी से कर पाते हैं। CLI में अगर बात करें तो भाई पॉसिबल बट नॉट विजुअली क्लियर, पॉसिबल तो होता है बट उतना अच्छा क्लियर नहीं होता, क्योंकि बहुत छोटी विंडो होती है भाई, इस वजह से। लर्निंग कर्व की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो GUI क्या होता है, ईजी टू लर्न एंड यूज़, आसानी से आप इसको सीख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। बट जो आपका CLI होता है वहाँ पे कमांड को याद करने की ज़रूरत पड़ती है। रिसोर्स यूजेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो यूजेस मोर सिस्टम मेमोरी एंड CPU, कौन, GUI इंटरफेस, और यूजेस वेरी लिटिल रिसोर्सेज, और आपका जो CLI होता है वो बहुत ही कम रिसोर्सेज का यूज़ करता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भाई जो आपका एक विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या फिर GUI इंटरफेस होता है, उसमें कुछ चीज़ें होती है, जैसे टास्क बार हो गया, है ना। टास्क बार देखो, सिंपल से अगर बात किया जाए टास्क बार कहाँ मिलेगा आपको, तो मैं देखो आपको दिखा देता हूँ। इस स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे जो नीचे एकदम बॉटम में एक पट्टी है, इसी को बोला जाता है टास्क बार। इसी टास्क बार में इधर पे आपको मिल जाता है स्टार्ट बटन मिल जाता है, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ सर्च करके देख सकते हैं, विंडोज़ 10 सॉफ्टवेयर पे है। और राइट साइड में आपको मिल जाता है डेट एंड टाइम, और इधर पे नोटिफिकेशन विंडो मिल जाता है, ठीक है, नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं इसको। इधर ही पे आपको डेट एंड टाइम एकदम टॉप राइट कॉर्नर पे मिल जाता है, इसे बोलते हैं टास्क बार, ठीक है। तो आप देख सकते टास्क बार क्या है, द टास्क बार इज़ अ बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन दैट शोज ओपन एप्लीकेशंस, सिस्टम नोटिफिकेशन, वॉल्यूम हो गया, बैटरी वाली चीज़ें हो गई भाई, करंट टाइम हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको ये टास्क बार में देखने को मिल जा रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कौन कौन से सॉफ्टवेयर ओपन कर रखे दिखा रहा है यहाँ पे, जैसे हमने गूगल क्रोम ऑन कर रखा है, OBS ऑन कर रखा है ना, PDF ऑन कर रखा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। और इधर पे नोटिफिकेशन एरिया में आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, इंटरनेट वाली चीज़ें यहाँ पे आपको बता रहा है, यहाँ पे डेट एंड टाइम भी बता रहा है, ये सारी चीज़ें आपको टास्क बार में समझ आती हैं। एग्जाम्पल की अगर बात कर लेते हैं भाई, एग्जाम्पल्स में
तो विंडोज़ में नीचे दिखाई देने वाली पट्टी जहाँ स्टार्ट मेन्यू, रनिंग ऐप्स, टाइम दिखाई देता है, उसी को बोला जाता है टास्क बार। आइकन की अगर बात करें भाई, आइकन क्या होते हैं, तो स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी प्रोग्राम या फोल्डर या फाइल का। तो आइकन्स आर स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, फाइल्स, फोल्डर्स, एप्लीकेशन और शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप। एक डेस्कटॉप पे इसी को बोला जाता है आइकन। ठीक, एग्जांपल दिस पीसी का एक अलग आइकन होता है, रिसाइकल बिन का एक अलग आइकन होता है, गूगल क्रोम का एक अलग आइकन होता है, आपके इंस्टाग्राम का एक अलग आइकन होगा, आपके व्हाट्सअप का एक अलग आइकन होगा। तो ये क्या है, आइकन्स है जिससे आप पहचानते हो कि ये इंस्टाग्राम है, ये गूगल है, ये गूगल क्रोम है, ये व्हाट्सअप है, ये फेसबुक है। किससे पहचानते हो? उसके आइकन से, नाम के अलावा। तो उसी चीज़ को आइकन बोला जाता है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो एक पिक्चर दिखाई पड़ती है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या होता है भाई? शॉर्टकट्स आर क्विक एक्सेस लिंक टू प्रोग्राम, फाइल्स, फोल्डर्स। दे यूजुअली हैव अ स्मॉल एरो ऑन आइकन। उसके आइकन्स पे क्या होता है, एक छोटी सी एरो होती है, वो एक क्या होता है भाई? शॉर्टकट होता है, जिससे आप क्विकली किसी भी प्रोग्राम फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो शॉर्टकट वे लिंक होते हैं जो प्रोग्राम, फाइल या फोल्डर जल्दी पहुंचाने का तरीका होता है। इन पर एक छोटा तीर, एरो निशान होता है, जिससे आप पहचान सकते हो कि ये किसी भी प्रोग्राम या किसी फाइल का शॉर्टकट है। एग्जांपल के तौर पे भाई, डेस्कटॉप पर MS वर्ड का शॉर्टकट, जिससे आप उसे बिना फोल्डर में जाए भी खोल सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। ये होता है आपका भाई शॉर्टकट का काम। रनिंग एप्लीकेशंस, कोई भी एप्लीकेशंस को रन करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? देखो, आपको सबसे पहले जाना होता है स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद इसको देखो मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारे पास स्टार्ट बटन। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। क्या ये विंडो आप सबको नज़र आ रही है? ठीक है, तो विजुअल है सभी को भाई। तो हम जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आता है। आप सबका अगर भाई जो भी विंडोज़ होगा उस तरह में अलग अलग विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में भाई अलग अलग तरीके से आपका दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं सब दिख रहे हैं मुझे। तो बस यहाँ से जो भी प्रोग्राम मुझे ओपन करना है उस पर डायरेक्टली क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ, या फिर ये सर्च बार में हम जा करके उस प्रोग्राम को सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर लिब्रे ऑफिस ओपन करना है तो मैं यहाँ पर लिब्रे ऑफिस सर्च करूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस के सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। जिसको भी ओपन करना होगा उस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो वो प्रोग्राम हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे देखिए बताई गई है कि स्टेप्स क्या हैं। किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पे जाना होता है, आपको ऑल प्रोग्राम्स पे जाओगे और अपने ऐप को आप सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे, या फिर डबल क्लिक करके आप उसको ओपन भी कर सकते हैं। ये साफ शॉर्टकट का तरीका भी बताया गया है। ठीक है, तो चलिए ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। और क्लास कैसी लगी है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास के बाद जैसे वीडियो एंड हो जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा भाई। ठीक है, तो सभी को मेरी तरफ से टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग ऐसे मुस्कुराते रहिए, है ना, ऐसे मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और क्लासेस रिवाइज़ करते रहिए। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको एक बार ज़रूर जा करके देख लीजिएगा, जिससे कि आपको सब चीज़ें रिवाइज़ हो जाएंगे। चलिए ठीक है भाई, तो कल की चीज़ें में हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाली चीज़ें भी इंक्लूड कर लेंगे, है ना। लिनक्स पढ़ लेंगे और कुछ शेड्यूलिंग के बारे में आपको बता दूंगा, CPU शेड्यूलिंग वगैरह के बारे में, और आपको प्रैक्टिकल वाली चीज़ें थोड़ी सी बता दिया जाएगा। चलिए ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। सबको टाटा बाय बाय, गुड नाइट।